पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी ये आपको मालूम करनी। लेट्स से वो v है तो v आपको मालूम करना है। तो मैंने आपको जो तावीज दिया था वो ये कहा था कि मेरा कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क एनर्जी इक्वेशन लगा लेना। तो आपके पास कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। तो इसके ऊपर अगर हम वर्क एनर्जी इक्वेशन लगाएं तो एक दफा मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी। याद है ना आपको लेफ्ट साइड पर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस सॉरी इंजन। और राइट साइड पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए बिल्कुल होगी क्योंकि ए की हाइट है 5 मीटर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मास आपके पास है 0.35, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, मास 0.35, g 10 हो जाएगा, h आपके पास 5 हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड से आ रहा है नीचे। ये हो जाएगी बेटा हाफ m v स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर यूं कर दिया और m को मैंने बाद में लिख लिया, ठीक है, उल्टा करके लिख दिया। इंजन इसमें नहीं लगा हुआ तो जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी ये भी जीरो हो जाएगी क्योंकि जब बी पर पहुंचेगा तो उस पर ग्राउंड हो जाएगा, तो ग्राउंड पे कोई हाइट नहीं होती तो इसलिए जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट बी बिल्कुल होगी, तो हाफ m और b हो जाएगा 0.35 और ये वेलोसिटी हो जाएगी जो कि हमें मालूम करनी है। अब इसको सॉल्व करके काइंडली मुझे वेलोसिटी बताइए कितनी आ रही है, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने उनके पीछे सॉल्व करवाया हुआ था तो इसमें आंसर आ रहा है मेरा 12.2। आप चेक कर लीजिएगा, मैं फिर आगे चल रहा हूँ। ये कैलकुलेशन तो आप बाद में भी चेक कर लें, जो करवानी होगी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें पार्ट 2 में ये कह रहे हैं कि अज्यूमिंग इंस्टेड दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस टू मोशन। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो गई, ऐसे करके रेजिस्टेंस भी आ रही है। एंड द पार्टिकल रीच बी विद स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड, और अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या स्पीड है अब वो 11 है यहाँ पर, और यहाँ से जब आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड थी। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट दिस रेजिस्टेंस एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। अब वो ए से बी आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब बताइए कि वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस कितना होगा। बेटा फॉर्मूला वही है, ए और बी के ऊपर मैं वर्क एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली होगी, तो वो कितनी है आपके पास 0.35, जी हो गया 10 और एच हो गया आपके पास 5। काइनेटिक एनर्जी ये सब वही होगा, सेम सिनेरियो है, 7 स्क्वायर इंटू 0.35। इंजन का वर्क डन है नहीं, जीरो हो जाएगा। अब राइट साइड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड पर आ गया, और काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं हाफ 0.35 और वेलोसिटी हमें गिवन है 11 प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ये हमें निकालना है। तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास यहाँ पर सॉल्व करके जूल्स में आ जाएगा। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं जरा पीछे से देख कर आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर जो मैंने पिछली दफा सॉल्व करवाया बच्चों को। ये आ रहा है 4.90 जूल। आप ये बताइएगा कि आपको समझ में आ गया या नहीं, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। आप देखें वही जो तावीज मैंने आपको दिया था वर्क एनर्जी इक्वेशन का, वही मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बादल मैं और करवा रहा हूँ, और देखें अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैं पहले करवाता हूँ आपको, फिर इसी के अंदर लेवल जो है वो आप कर दूंगा, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सरफेस A and B are 2 points on the cross section. A particle of mass 0.15 kg is released from rest at A. यानी जब ये पार्टिकल यहां से आ रहा है तो इस वक्त ये रिलीज किया जा रहा है रेस्ट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 0, और कितनी स्पीड से,
अच्छा, आगे कह रहे हैं कि मास जो है 0.15 kg है, ये हो गया। अज्यूमिंग दैट द पार्टिकल रीच बी विद स्पीड 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जब पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर 0 से 8 हो जा रही है। एंड दैट देयर आर नो रेजिस्टेंस टू मोशन, कोई रेजिस्टेंस मोशन नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ ए अबव बी, ये हाइट ए की मालूम करनी है जो बी से ऊपर है, ये आपके पास। अगेन वही तावीज अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आएगी पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो ये हो जाएगा आपके पास मास है आपके पास 0.15, जी है आपके पास 10 और एच आपको मालूम करना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट से आ रहा है। इंजन भी नहीं लगा हुआ तो लिहाजा वर्क डन बाय इंजन भी 0 है। आप देखिए मैंने बड़े आराम आराम से लिखा है, आप बताते जाइएगा, कोई बात नहीं समझ में आई पूछते जाइएगा। चैट के ऊपर मैंने चैट बॉक्स खोला हुआ है। फिर पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो जाहिर सी बात है बी बिल्कुल ग्राउंड पर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जाएगी हाफ 0.15 और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये सब चीजें है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो एच हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एच जो है वो देख लेते हैं, अगर पीछे मैंने किया हुआ है, एच 3.2 मीटर आ रहा है, 3.2 मीटर। आप ये देखें कि आपको समझ में आ रहा है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप से मैं बार बार करवा रहा हूं आपको, तो ये आप बताते रहिएगा प्लीज। अच्छा, अब आ जाए पार्ट 2 पर। कह रहे हैं कि अज्यूमिंग इंस्टेड दैट द पार्टिकल रीच बी विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। अब बजाय 8 के अब ये आ रहा है 6 के, कम स्पीड से आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ गई। एंड दैट द हाइट ऑफ ए अबव बी इज 4, हाइट भी आपको गिवन है, ये 4 है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस टू मोशन, और आपको वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस मालूम करना है। बेटा फॉर्मूला वही है mgh, तो मास हो गया आपका 0.515, g हो गया 10, h हो गया आपके पास 4 इस वाले पार्ट के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। उसकी वजह यह है कि वो रेस्ट से आ रहा है, वर्क डन बाय इंजन भी 0 हो जाएगा। फिर बी पर पहुंचकर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी बहरहाल होगी, तो हाफ m v स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस जो कि आपको मालूम करना है। आप देखें हर चीज के अंदर नोन है, तो आप वर्क डन बाय रेजिस्टेंस निकाल लें। मैंने निकाला हुआ है तो मैं पीछे चेक कर बताता हूँ। 17.3, तो 17.3 जूल ये लिख दीजिए। आप देखें मेरा क्वेश्चन करने का अंदाज एक ही है। अब मैं आपको स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। ये दो तो बिल्कुल एक जैसे पैटर्न के ऊपर करवाए। अच्छा, इसमें अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जरा सा प्लीज बता दिया करें। मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है इसको। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? रिप्लाई करते हैं ना तो जरा समझ में आता है कि हाँ भाई कोई मसला तो नहीं आ रहा बच्चों को। ठीक है, थैंक यू। एक बच्चे ने पूरा रिप्लाई किया है। ठीक है, 2 बच्चों ने रिप्लाई किया अभी तक, 3 बच्चों ने रिप्लाई किया अभी तक, 4 बच्चों ने कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आ जाए जरा नई स्टोरी। ठीक है, थोड़ा सा देखें। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट्स हैं L, M and N। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। अभी तो मैं 2 आसान आसान से करवाए ना एक ही पैटर्न के, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन पैटर्न एक ही होगा। ठीक है, पैटर्न एक ही होगा। जो मैंने आपको कहा वर्क एनर्जी क्वेश्चन अप्लाई करनी है वही करूंगा। कह रहे हैं द डायग्राम शोज द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ LMN ऑफ अ फिक्स्ड स्मूथ सरफेस। M is the lowest point of the cross section, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लोएस्ट है। L is 2.45 मीटर अबव द लेवल ऑफ M, और L ग्राउंड लेवल से 2.45 मीटर अबव है। And N is 1.2 मीटर अबव द लेवल ऑफ M, और N जो है 1.2 मीटर अबव। A particle of mass 0.5 kg is released from rest at L। यहां से आपने रेस्ट से इस पार्टिकल को यहां से रिलीज कर दिया, ये आएगा और साथ साथ LM के ऊपर होता हुआ N के ऊपर चला जाएगा। ये स्टोरी इसमें लिखी हुई है। कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ग्रेटेस्ट स्पीड कहां पर होगी? देखें, याद रखिएगा कि जो मिनिमम यानी ग्राउंड सरफेस के साथ जो पॉइंट होता है ना, वहां स्पीड ग्रेटेस्ट होती है।
तो एल से अगर आपने फेंका है तो एम के ऊपर आकर इसकी स्पीड जो है वो ग्रेटेस्ट स्पीड कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एम के ऊपर स्पीड मालूम करनी है तो आप एल और एम के ऊपर एनर्जी कन्वर्जन अप्लाई करें, यानी वर्क एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करें। तो मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ? एल और एम के ऊपर, ठीक है, ये दो पॉइंट एल और एम के ऊपर। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करते हैं एल के ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपके पास? मास है आपके पास 0.5, देखते जाइए, सेम पैटर्न पर कर रहा हूं, 10 और ये हो गई H 2.45, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई एल के ऊपर, वर्क डन एनर्जी 0 हो गई, ठीक है, इंजन है ही नहीं यहाँ पर। फिर पोटेंशियल एनर्जी एट एम, तो ऑब्वियस ही बात है वो 0 हो जाएगी क्योंकि एम लोएस्ट पॉइंट है, बिल्कुल हाइट 0 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एम, ये इसमें से ही हमें स्पीड निकालनी है, तो एम हो गया 0.15 और ये वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस तो कोई भी नहीं थी, है ना, रेजिस्टेंस तो उसने कहा ही नहीं, तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो है वो आप निकालना है यहाँ से, मैं बल्कि देख देता हूँ अगर सॉल्व किया हुआ है, तो ये आ रही है 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, आप सिर्फ ये देखें कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं। दो पॉइंट पर वर्क एनर्जी इक्वेशन बार बार एक ही काम कर रहा हूं। अब कह रहे हैं फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एन। अब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इस पॉइंट पर, ठीक है, एन के ऊपर। तो मैं अब यहां पर कौन से दो पॉइंट लूं? तो मैं एल और एन ले सकता हूं और एम और एन भी ले सकता हूं, चॉइस जो मेरे पास हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको ए पर, तो मैं चलें आपके आसानी के लिए एम और एन ले लेता हूं, वैसे एल और एन भी ले सकते थे। तो पहले एम के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, तो एम के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हो गई बेटा 0, एम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल होगी हाफ, एम हो गया 0.15 और वेलोसिटी हो गई 7, प्लस वर्क डन बाय इंजन 0 हो गया। उसके बाद राइट साइड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, तो एन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाइट है वहां पर, तो ये हो गया 0.15 इंटू 10 इंटू 1.2, ये आ गया, प्लस फिर काइनेटिक एनर्जी होती है और वही निकालनी है ना, तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है एन के ऊपर, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस 0। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो, चेक करता हूं क्या निकाली थी पहले, 6.252, ये आ जाएगी 6.25। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे, ठीक है, और कोई वो नहीं है। अब आ जाए जरा पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं? द पार्टिकल इज नाउ प्रोजेक्टेड, क्या कह रहे हैं सर? M2 वर्क इंजन 0 क्यों लिया? हाँ बेटा, इंजन का मतलब है कि या तो बंदा साइकिल चला रहा है तो पेडलिंग कर रहा है तो पावर जनरेट हो रही है, या कोई ट्रक चला रहा है या कोई कार चला रहा है। यहाँ पर तो एक पार्टिकल है, जैसे एक बॉल है, उसे पॉइंट L से आप छोड़ दें, ये ऑटोमेटिकली L से M और N तक जाएगी ना, बगैर किसी इंजन के। तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन इंजन जो है वो 0 है, चाहे वो L से M है या M से N है, इंजन का कोई वर्क डन नहीं है क्योंकि इंजन लगा ही भी नहीं है, कि पार्टिकल को आपने इधर सिर्फ गिरा दिया वहां से, इसलिए वर्क डन बाय इंजन 0। अच्छा, समझ में आ गई? अच्छा, अब उसके बाद कह रहे हैं द पार्टिकल, नई स्टोरी सुनिए, कह रहे हैं द पार्टिकल इज नाउ प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन। अब पार्टिकल को ना यहां से फेंका है, इस जगह से, इस जगह से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड क्या है? v मीटर पर सेकेंड अलोंग द सरफेस टूवर्ड्स m, और वो m तक ऐसे करके जा रहा है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ v, कह रहे हैं कि ये v की मिनिमम वैल्यू क्या होगी फॉर विच द पार्टिकल विल रीच l, कि वो पार्टिकल जो है ना वो l तक पहुंच जाए। इसका मतलब पता है क्या है? मिनिमम स्पीड ऑफ v का मतलब है कि जब आप n से उस पार्टिकल को रिलीज करें तो बस इतनी वेलोसिटी से फेंकें कि वो पॉइंट L पर जाकर रुक जाए, यानी कि वो वहां से मूव करता हो जाए, यानी वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? 0 हो जाए, या यूं कह लें कि वहां पर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहां पर मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, N और L, इनके ऊपर एनर्जी कन्वर्जन लगा दूं, सॉरी वर्क एनर्जी इक्वेशन लगा दूं।
मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एन एंड एल। तो पहले एन के ऊपर सारी एनर्जी लिखूंगा। तो यहां पर देखें एन के ऊपर हमने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हाफ एम जी एच, बेटा 0.5, जी हो गया 10, एच हो गया 1.2 प्लस काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली आप दे रहे हैं, फेंक रहे हैं उसे, तो ये हो जाएगा 0.5 वी स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय इंजन 0 हो गया। राइट साइड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, तो एल पॉइंट के ऊपर हाइट कितनी थी 2.45, ये आ गया 2.45 प्लस काइनेटिक एनर्जी एल पॉइंट पर 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आप इतनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं कि वो सीधी जाकर बी पर 0 होगी, और वर्क डन बाय रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा। किस वेलोसिटी से फेंकें इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, रेजिस्टेंस तो थी नहीं ना बेटा, तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से, ये आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। जरा प्लीज रिप्लाई करें जब तक मैं या कोई चीज पूछनी है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को? आई होप कि नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एनर्जी कन्वर्जन के मैं और निकाल देता हूँ पहले क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा बेटा। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से आपके साथ कर लूँ, फिर कल वाली क्लास में जो है मैं कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स करवाऊँ। अभी मैं एनर्जी को सही से करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने पेपर में भी दिया है एनर्जी के क्वेश्चंस का। टॉपिक नंबर 4 लीनियर मोशन करवा दिया था, आपको एनर्जी कन्वर्जन करवाना, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये करवाते हैं। फ्लाइंग वो सब एक ही चीजें हैं, बस कहीं कहीं डिफरेंट तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा, लेकिन आप एक ही आप याद रखें जो मैंने आपको बताई है ना, उससे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। आपको देखें मैंने यही बताई थी ना जब ये जिससे मैं करवा रहा हूँ, तो इसलिए बातों का कोई बच्चा डिटेल में पूछ लेता है तो फिर मैं डिटेल में उसे बता देता हूँ, इसलिए वो आपको लग रही है, हालांकि वो डिफरेंट नहीं है, वो एक ही है। हाँ बस ताबीज याद रखें आप जो मैंने आपको दिया। अच्छा अब जरा देखें यहाँ पर, ये जरा समझिएगा बात का ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी एक अच्छा इसमें कैलकुलेशन आपको शायद मुझे बतानी पड़ेगी कि शायद ये मैंने बच्चों को करवाया होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल में मुझे मिल नहीं रहा अभी। तो ये आप लोगों ने जरा कैलकुलेशन प्लीज आप लोगों ने बतानी है, बल्कि है ये भी है, चलो अल्लाह का शुक्र है, ये भी है, डोंट पुट टेक टेंशन। चलो अब जरा देखिएगा क्या लिख रहे हैं भाई, वर्क डन बाय इंजन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन इंसर्शन, ये भी यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल बेटा ये यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये बता दूं कैसे आ रही है, चलो इधर देखो, चलो बता देता हूं, ये देखो मैंने तुम्हें क्या लिखवाया है, मैंने तुम्हें जो एनर्जी की इक्वेशन लिखवाई है वो ये लिखवाई है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस वर्क डन बाय इंजन, है ना। और यहां पर लिखा है पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। तो अगर मैं वर्क डन बाय इंजन को इधर ही रखूं और पोटेंशियल एनर्जी को इधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। नहीं अब तो पूरा बताऊंगा बेटा। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखेंगे,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखेंगे, बाज़ औक़ात ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना है, इसलिए समझा दे रहा हूँ। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, तो एक फॉर्मूला आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया जो आपको मैं इस्तेमाल अभी तक करवा रहा हूँ। अच्छा, इसी चीज को हम न्यूमेरिक में भी लिख सकते हैं, कैसे, ये जरा देखें। वर्क डन बाय इंजन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला हो जाएगा mg फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह से हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। तो बेटा ये तीनों मैंने आपको दिखवा दी, आप देखें मैंने तीनों को एक ही उससे ड्राइव करवाया। तो आप देखिए जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी, इसी से ये आ रहा है और इसी से बेटा ये आ रहा है, ठीक है। चलें, अब आपको मैंने जो, ओह ये तो मैंने और कर दिया, नहीं नहीं ये सही नहीं पर ही है, ठीक है, मैं फिर यही भेजूंगा ना आपको। वो कहाँ चली गई? अच्छा ये देखें बेटा, आप जो क्वेश्चन करवा रहा था, कह रहे हैं OABC इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्मूथ सरफेस। अच्छी तरह समझिएगा बेटा, क्योंकि ये वर्क एनर्जी में बच्चे फंसते बहुत हैं, ये मैं बता दूं आपको। OABC is a vertical cross section of a smooth surface, and you don't know resistance. The straight part OA has length 2.4 meter and makes an angle of 50 degree with the horizontal. ये आपको नजर भी आ रहा है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि ये हाइट निकालनी है, ये वाली, तो ये हाइट कैसे निकाल सकते हैं बेटा? ये हाइट निकाल कैसे सकते हैं? तो ये ट्राइंगल बन गई, तो ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, और 50 के सामने वाला क्या हो जाएगा? h। ये मैं h निकाल सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, साइन की रेशो लगा दीजिए यहाँ पर, तो साइन 50, जरा बताइएगा प्लीज, h अपॉन 2.4, बताइएगा h कितना आ रहा है आपके पास? मेरे पास आ रहा है 1.838, 1.838, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, कुछ बच्चे तो करें ना कैलकुलेशन वगैरह, चले बाय। अच्छा अब ये कह रहे हैं अ पार्टिकल ऑफ P ऑफ मास 0.8 kg इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट O। यहां से एक पार्टिकल को आपने रिलीज किया है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट से रिलीज किया आपने, and moves on the surface. P remains in contact with the surface until it leaves the surface at C. जब P ऊपर से नीचे आ रहा है तो O, A, B, C के साथ कांटेक्ट करता हुआ जा रहा है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ P at A। अब कह रहे हैं कि P पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आपने निकालना, ठीक है। इसके लिए फिर वही आप तावीज इस्तेमाल करें, और कौन कौन से दो पॉइंट के दरमियान मैं लगा रहा हूं? O एंड A के दरमियान, ठीक है। तो O पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली होगी, तो वो होगी आपके पास 0.8 G10 है, और हाइट हो जाएगी 1.838, इसलिए मैंने पहले निकाल दिया। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, वर्क डन बाय इंजन 0 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 इसलिए होगी कि उसे आपने रिलीज किया है। राइट साइड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं A की बात करता हूँ तो O और A के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी, क्योंकि A बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर हो गया, यानी अगर मैं O और A पर लगा रहा हूं तो A रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो A ग्राउंड हो गया। काइनेटिक एनर्जी एट P एट A ये निकालनी है, तो ये तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट A प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 है, तो यहां से आप काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है ये देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी आ रही है 14.7 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 2 पर, बस आपने ये ध्यान रखना है क्या चीज निकालनी है, तो उसके साथ कोई 200 पॉइंट को जो है ना इंगेज करना है। अब कह रहे हैं फाइंड दी स्पीड ऑफ P एट C। अब कह रहे हैं C पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? बेटा मेरा बच्चा एक बात समझना, आप देख रहे हैं A पॉइंट और C पॉइंट सेम लेवल पर है, तो अगर A पॉइंट जो है और C पॉइंट जो है वो सेम लेवल पर है,
तो इसका मतलब दोनों जगह पर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी एट ए, अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ बेटा, एक मिनट रुकिएगा। काइनेटिक एनर्जी एट ए और काइनेटिक एनर्जी एट सी बिल्कुल सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी है 14.7 और काइनेटिक एनर्जी एट सी ये जाएगा हाफ, मास हो जाएगा 0.8 और v स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो v आ जाएगा। तो मैं देख लूं पहले v कितना आ रहा है 6.06, v इज कमिंग 6.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका v आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों को जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, कह रहे हैं कि सर हाउ इज इट पॉसिबल दैट वर्क डन अगेंस्ट डिस्टेंस 0 एंड येट द टोटल हाइट इज रिड्यूस्ड। देखिए पहली बात जो आपने पूछी ना, वर्क डन रेजिस्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होती। अब जो ये बात आप कह रहे हैं कि एंड येट द टोटल हाइट इज रिड्यूस, टोटल हाइट रिड्यूस नहीं हुई है। अगर हम ओवर ए की बात करें तो ए ग्राउंड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ओवर बी की बात करूंगा तो फिर कुछ ना कुछ डेप्थ भी होगी, तो वो तो अलग चीज होगी। अच्छा सर हाउ इज के ई सेम, सो ये इसलिए कि दोनों जो ए और सी पॉइंट है ये दोनों सेम लेवल के ऊपर है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो दोनों जगह सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह सेम होगी क्योंकि लेवल जो है वो दोनों का जो है वो सेम। जब लेवल सेम होगा तो एनर्जी भी सेम होगी, लेकिन शर्त ये है कि रेजिस्टेंस ना हो। तो आप जो आप काम कर रहे थे उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं थी, इसने पहले बता दिया था कि स्मूथ सरफेस है, ठीक है, इसलिए सेम। अच्छा अब ये कह रहे हैं आपसे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ पी इज 8 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की ग्रेटेस्ट स्पीड कहां होगी पता है, इस जगह पर होगी क्योंकि ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। इस जगह आपके पास स्पीड जो है वो कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ बी बिलो द हॉरिजॉन्टल थ्रू ए एंड सी। ये कह रहे हैं कि ये आपको निकालना है, ये डेप्थ कितनी होगी यहां से, इसको मैं डी कह देता हूं कि ये डी निकालना है, हाइट है, ठीक है। अब फिर वही दो पॉइंट हो गए, कौन कौन से, एक बी हो गया और एक ए हो गया। तो मैं अब जो एनर्जी इक्वेशन लगा रहा हूं वो ए और बी पर लगा रहा हूं, ए एंड बी। अब ए पर देखें, ए के ऊपर क्या था आपकी क्या स्टोरी थी। ए से अगर आप करेंगे तो ए के ऊपर हाइट 0 हो जाएगी ना, क्योंकि ए से आप स्टार्ट कर रहे हो 0 हो जाएगी। और फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए ऊपर आपने निकाली भी है, कितनी आई थी 14.7 प्लस वर्क डन अगेंस्ट इंजन, ये 0 हो जाएगा वर्क डन ऑफ इंजन। अच्छा उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये बिल्कुल होगी, मास 0.5 है, नहीं 0.8 है, जी 10 है और एच जो है वो डेप्थ के बराबर, प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास m 0.8 हो गया और v स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 0। तो इससे आप डेप्थ निकाल लीजिएगा, ये डेप्थ आ जाएगी। बस आपने दो पॉइंट पर एनर्जी को बैलेंस करना, सॉरी वर्क एनर्जी इक्वेशन लगानी है और मामला आपके हाथ में आ जाएगा सर। 1.36 आ रही है, आप लोग बाद में चेक कर लीजिएगा आंसर वगैरह और कैलकुलेशन वगैरह, मुझे जो बच्चों ने बताई थी वो ये बताई थी। इसमें कोई है कोई कॉन्सेप्ट का मसला किसी को तो जरा पूछ ले प्लीज, अदरवाइज फिर मैं आगे चल रहा हूं। ये देखिएगा बेटा, अभी मैं एनर्जी के ही क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि ABC इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सरफेस, द पार्ट ऑफ द सरफेस कंटेनिंग AB इज स्मूथ, ये जो A से B वाला पाथ है ये स्मूथ है, एंड A इज 4 मीटर हायर देन B, A 4 मीटर हायर देन B है, द पार्ट ऑफ द सरफेस कंटेनिंग BC इज हॉरिजॉन्टल and the distance BC is 5 meter.
A particle of mass 0.8 kg is released from rest at A. ये यहां से रिलीज किया गया है रेस्ट, ठीक है जी, यहां पर रेस्ट से रिलीज किया गया, U आपके पास 0। अब फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट C, और आप ये कह रहे हैं कि C के ऊपर बताइए इसकी स्पीड क्या होगी, इस जगह स्पीड क्या होगी। In each of the following cases, number 1, the horizontal part of the surface is smooth. अब ये जो BC है ये स्मूथ है। अच्छा, अगर स्मूथ है ना तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी और C पर वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल सेम है। यही बात मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि लेवल अगर सेम है तो फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। तो अगर ये BC स्मूथ है उसका मतलब जब B पर पहुंच के जो वेलोसिटी होगी वही C पर पहुंच के वेलोसिटी होगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं वर्क एनर्जी इक्वेशन A और B पर लगा देता हूं, A एंड B। तो A पर पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, A है आपके पास 0.8, G 10 है, हाइट 4 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, वर्क डन एनर्जी 0, ठीक है। उसके बाद B पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि B ग्राउंड लेवल पर आ गया। काइनेटिक एनर्जी अलबत्ता होगी और वही वेलोसिटी आपको मालूम करनी है, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस 0 है क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं, जब आपने पार्ट 1 कंसीडर किया तो रेजिस्टेंस है नहीं। V आ जाएगा आपके पास, ये मैं देख लेता हूं भाई कहां तक आ रहा है V आ रहा है आपका 8.94, V आ रहा है 8.94 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्या क्वेश्चन आया? सर ये पार्टिकल C पर पहुंचकर स्पीड 0 नहीं होगी? नहीं होगी बेटा। उसकी वजह यह है कि, अच्छा ये बताओ स्पीड 0 क्यों होगी, तुम्हारे ध्यान में क्यों है कि स्पीड 0 होगी? यहां तक तो पहुंच गया 8.94, ठीक है। अब तुम्हारे ख्याल में स्पीड 0 क्यों होगी, तुम ये बताओ। सर पिछले वाले क्वेश्चन के लिए बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था ऐसा, ये इस वक्त भी A और C सेम था, यहाँ पर देखें इस वक्त भी A और C सेम था, और यहाँ पर भी मैंने B और C को सेम रखा है इसलिए कि ये स्मूथ है। अगर ये फ्रिक्शन वाली होती ना तब मसला होता, फ्रिक्शन वाली होती तब मसला होता। तो BC जो है वो आपका स्मूथ है, तो इसलिए। अब एक बात बताइए, एक बॉल को जमीन पर डालते हैं, क्यों उसकी स्पीड कम हो जाती है? उसकी वजह से थोड़ी देर बाद बॉल रुक जाती है। उसकी वजह ये है कि जो सरफेस की फ्रिक्शन होती है वो इसमें नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्रिएट करती है और हो जाती है। तो B से C में सरफेस ही स्मूथ है तो डिसेलेरेशन होगा ही नहीं, इसलिए जो B पर वेलोसिटी होगी वही C पर वेलोसिटी होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यही आप देखें ना, अगले पार्ट में है ना कि भाई फ्रिक्शन कंसीडर किया है, देखें लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द सरफेस 0.3। अब ये कह रहे हैं कि भाई इस वाले पार्ट में ये फ्रिक्शन भी है। अब अगर ये फ्रिक्शन है यहाँ पर, यानी म्यू आपको गिवन है 0.3, अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही होगी, यानी जब पार्टिकल ऐसे आ रहा होगा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऐसे एक्ट कर रही होगी ऑपोजिट, और पार्टिकल कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। अब इसके अंदर डिसेलेरेशन होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन भी आ रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि अब बताएं कि वेलोसिटी क्या होगी। तो इस जगह अब मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, उसके बगैर तो मैं कर ही नहीं सकता। तो आपको पता है कि अगर एक ही फ्रिक्शन एक्ट कर रही है तो वी कैन अप्लाई सिग्मा F इज इक्वल टू ma, और ये फ्रिक्शन एक्सेलेरेशन के अगेंस्ट है लिहाजा माइनस F हो जाएगा इज इक्वल टू ma। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर। तो म्यू आपका दिया हुआ है 0.3, आर ऑब्वियस सी बात है कि जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो उसका वेट और सरफेस का रिएक्शन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो वेट हो जाएगा 8 kg, तो रिएक्शन भी 8 न्यूटन हो जाएगा। मास है 0.8, एक्सेलेरेशन आप निकालना, तो ये आ रहा है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखें अब आया ना एक्सेलेरेशन नेगेटिव में, इसीलिए आया। अब इसमें आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एक्सेलेरेशन हो गया -3, s हो गया 5,
फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 8.94। ये फाइनल वेलोसिटी सी पर पहुंचकर ड्यू टू फ्रिक्शन ये हो जाएगी 7.07, ये आएगी 7.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है जी, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा बेटा, ये जरा मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ये आप प्लीज क्वेश्चन करके दें मुझे जल्दी से सब लोग, और आंसर बताइए इसका। ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ, जरा जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाइए। शाबाश। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, करें जल्दी से, 5 मिनट दे रहा हूँ, वैसे तो 1 मिनट का क्वेश्चन है।
हाँ भाई, क्या किया आप लोगों ने? बच्चे कह रहे हैं कि पहले वाले पार्ट का आंसर 6 आ रहा है, दूसरे वाले का 2.75 जूल आ रहा है। अंदाज ये वर्क डन है ना, तो जूल्स में होगा, ठीक है, जूल में आएगा। ठीक, अच्छा सब बच्चों का ये आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है किसी को? फिर मैं आगे चलूँ बेटा। ये एनर्जी वाले क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिया आपको, अब मैं आगे वाले क्वेश्चंस करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा बेटा, ये जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का जो लेक्चर है, ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं साथ साथ बैठा हुआ भी हूँ आपके, तो आप लोग सुनते जाइएगा साथ साथ, और कोई प्रॉब्लम हो तो चैट के ऊपर बताइएगा। तो ये मैं साथ साथ ही करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो आप लोग ज़रा सा प्लीज़ इसको देखिए। मैं चैट बॉक्स खोल ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बताइएगा, मैं वहीं पर रोककर आपको समझा भी दूंगा। एक सेकंड रुकिए, और जहाँ कुछ फालतू चीजें होंगी तो मैं खुद ही आपको आगे बढ़ा दूंगा, ताकि जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। 2021 कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, इसका सब टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी का, ये हम करने जा रहे हैं। नवंबर 2005 का क्वेश्चन है, 4.2 क्वेश्चन नंबर 7। इससे ये होगा कि आपका न्यूटन्स लॉ भी रिवाइज हो जाएगा, और आगे भी हम वर्क एनर्जी का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखिए मेरा, टू पार्टिकल्स A and B of masses 0.3 kg and 0.2 kg respectively are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a smooth fixed pulley. Particle B is held on the horizontal floor and particle A hangs in equilibrium. Particle B is released and each particle starts to move vertically with constant acceleration A. ऑब्वियस सी बात है कि ए का वेट ज्यादा है तो ए विल मूव डाउन, और ए बी जो है वो मूव अप करेगा, ठीक है? और दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो ए होगा, वो आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट तो हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं कि जैसे अगर हम पार्ट ए की बात करें, सॉरी ऑब्जेक्ट ए की बात करें, तो इसके ऊपर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हमारे पास एक फोर्स डाउनवर्ड होगी जो कि इसका वेट होगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 न्यूटन, और एक आपके पास टेंशन फोर्स होगी जो कि अपवर्ड होगी, ठीक है? ये आपके पास है। और दूसरी बात ये कि जब बी ऊपर जा रहा होगा तो बी का वेट डाउनवर्ड होगा, और ये हो जाएगा 2 न्यूटन, और इसकी जो टेंशन फोर्स होगी वो आपके पास ई हो जाएगी, ठीक है? तो ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये आपके पास है। अच्छा, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यू कैन अप्लाई सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो पार्ट 1 में अगर मैं ऑब्जेक्ट ए के ऊपर अप्लाई करूं सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो हम ऊपर वाली फोर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं कि लार्जर फोर्स है, तो ये हो जाएगा t माइनस 3 इज इक्वल टू 0.3 a, और अगर हम t को निकालें तो t इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 0.3 a। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरह से ऑब्जेक्ट बी के ऊपर आप अप्लाई कर दें, तो ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग अप, तो अपवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव ले लें। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो कोशिश किया करें उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना। ये हो जाएगा बेटा आपके पास टी माइनस, एक मिनट ये गलती करके आप लोगों ने बताया, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट ए है इट वाज मूविंग डाउनवर्ड, तो इट शुड बी 3 माइनस टी, है ना? और टी इज इक्वल टू 3 माइनस 0.3 होना चाहिए। अच्छा, इसमें टेंशन ज्यादा है तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0.2 a हो जाएगा। टेंशन वुड बी इक्वल टू 2 प्लस 0.2 a। इन दोनों को आप आपस में इक्वेट कर लें तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन,
ये आ जाएगा 3 माइनस 0.3 ए इज इक्वल टू 2 प्लस 0.2 ए वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा 0.5 ए, तो ए वुड बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले बेटा यहाँ तक बताइए, समझ में आ गया? ये वही न्यूटन सेकंड लॉ का जो हमने क्वेश्चंस किए थे, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि पार्टिकल ए हिट्स द फ्लोर। Can you fix the arrow for A? Sorry, it was moving downward. So 3 Newton force would be greater than 10 T. Sorry, ठीक है, यही कह रही थी ना। A hits, आपके पास V is equals to U plus AT। रिबाउंड अपवर्ड, तो पार्टिकल ए जो है वो इस जगह से और ग्राउंड तक आने में कितना टाइम ले रहा है? 1.2 सेकेंड, और उसके बाद रिबाउंड नहीं हो रहा। अच्छा, जितना पार्टिकल ए नीचे आ रहा है 1.2 सेकेंड में, उतना ही पार्टिकल बी जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा होगा। बट अभी तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। शो दैट ए हिट्स द फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि ए की जो फाइनल स्पीड होगी वो 2.4 होगी। तो फाइनल स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही, फाइनल स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u हो गया आपके पास 0, क्योंकि रेस्ट से मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी। एक्सेलेरेशन आपके पास 2 है और ये 1.2 सेकेंड। तो बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड the velocity of object या speed of the object a would be 2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं पार्ट 3 में? पार्ट 3 में कह रहे हैं फाइंड द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, आपको मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है mgh, और ये डिपेंड करती है हाइट के ऊपर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी में गेन हो रहा है तो उसका मतलब इट वाज मूविंग अपवर्ड। तो फाइंड द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय बी। बी इज मूविंग अपवर्ड, और कह रहे हैं फ्रॉम लीविंग द फ्लोर अंटिल रीच इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो जितना, एक सेकेंड, जितना ये पार्टिकल ए नीचे आया होगा उतना पार्टिकल बी पहले यहाँ तक आया होगा। ठीक है, और फिर जैसे ही पार्टिकल ए जमीन के ऊपर स्ट्राइक की होगी उसने, तो ये पार्टिकल भी फौरन नहीं रुक गया होगा। मैंने आपको बताया था ड्यू टू इनर्शिया जो है वो थोड़ा सा और ऊपर जाता है। तो जो टोटल हाइट हो जाएगी वो पहले यहाँ से यहाँ तक की आपको नोट करनी पड़ेगी कि भाई ये हाइट कितनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने ये देखना पड़ेगा कि जो इसकी इनर्शिया की वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना है। तो मैं इसको h1 कह लेता हूँ, मैं इसको h2 कह लेता हूँ। फिर जो टोटल हाइट होगी वो h1 प्लस h2 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी mgh वाले फॉर्मूले से। लेकिन इसके लिए हमें h1 और h2 निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम कंसिडर करें तो a जितना नीचे जा रहा है b उतना ही ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी टकराते हुए? 2.4। तो यहाँ पर आप देखें कि इस जगह पर स्पीड इसकी 0 होगी, इस जगह पर इसकी स्पीड जो है वो 2.4 होगी। जो ए की स्ट्राइक करते वक्त होगी वो बी की यहाँ पर भी होगी वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में से कितना टाइम लग रहा है? 1.2 सेकेंड। क्योंकि जितना टाइम जो है वो ए ऑब्जेक्ट को नीचे जाने में लग रहा है उतना ही ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेगा। तो हम h1 निकाल सकते हैं इजीली, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर पार्ट 3 जो है वो बेटा आपके पास है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एक्सेलरेशन 2 है, s जो है वो h1 है, फाइनल वेलोसिटी 2.4 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बताइए बेटा h1 कितना आ रहा है आपके पास? सॉरी बेटा, दोबारा कहिएगा। 1.44 वेलोसिटी होगी, इसका मतलब ये 2.4 है। तो बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर
अच्छा, जब तुम लोग बोल रहे हो ना तो उस वक्त शायद नेट। अब निकालना है हमें H2 तक। देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, इसका मतलब ये 2.4 है, तो बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी आपको पता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर 0 हो जाती है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो आपके पास -10 हो जाएगा, यानी नेगेटिव आपके पास g हो जाएगा। तो इससे हम जो है वो वाला डिस्टेंस भी मालूम कर लेते हैं। H2 दोबारा लगाते हैं, 2as इक्वल टू v² माइनस u²। तो a हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी -10, s हो जाएगा आपके पास H2, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 2.4। तो बताइए बेटा H2 कितना आ रहा है? 2.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो मास, एक मिनट देख लेता हूँ, G10 है और H 1.728 है। मास जो है वो कितना था इसका? 0.2 रख दीजिए बेटा। 0.3456. नहीं, गलत है। 3.456. हाँ, 3.456 ये पॉसिबल है। ठीक है, कैलकुलेशन करते हो थोड़ा सा ध्यान से करें। अच्छा, इसमें कोई मसला है अभी आप लोगों को? प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अब देखिए इससे क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन करवाने से कि आपका न्यूटन लॉ and 2 किलोग्राम respectively. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, जून 2011 4-1 क्वेश्चन 7 है। लोड्स A and B of masses 1.2 kg and 2 kilogram respectively are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a fixed smooth pulley. A is held at rest and B hangs freely with both straight parts of the string vertical. A is released and starts to move upward. It does not reach the pulley in the subsequent motion. पहले तो मैं इसकी सिचुएशन को इस तरह से बना लेता हूँ कि लेट्स से कि ये हमारे पास एक पुली है, ठीक है, और इस पुली से आपके पास दो ऑब्जेक्ट जो है वो हैंग हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से एक और ले लेते हैं। A and B of masses 1.2 kg and 2 kg respectively are attached to the ends of a light inextensible string. A is held at rest and B hangs freely. A जो है वो रेस्ट में है, यानी यहाँ पर, और B जो है वो यहाँ पर है। A का मास है 1.2 kg, इसको हमने रेस्ट में पकड़ कर रखा हुआ है क्योंकि इसका वेट कम है, लिहाजा जैसे ही हम इसे रिलीज करेंगे इट विल मूव अप, ठीक है, और B विल मूव डाउन। बिल्कुल इसी तरह केस है जिस तरह से हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था। A is released and starts to move upward. A ऊपर जा रहा है और B नीचे आ रहा है। It does not reach the pulley in the subsequent motion. यानी अब जब ये मूवमेंट होगी तो ये पुली तक नहीं पहुंच रहा, पुली से पहले ही एंड हो जा रही है इसकी मोशन। Find the acceleration of A and tension in the string. आपको A ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन निकालना है और स्प्रिंग में टेंशन निकालनी है। तो चाहे A ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन हो या B का एक्सेलेरेशन हो, दोनों सेम होंगे। तो पहला पार्ट तो उसी तरह से है कि A के ऊपर जो फोर्सेस होंगी उसका वेट, तो A का वेट है 1.2 kg, तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो 12 न्यूटन हो जाएगा बेटा, और ये आपके पास टेंशन है। इसी तरह से फिर आपके पास B ऑब्जेक्ट है। B ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो आपके पास 20 न्यूटन हो जाएगा, और इसके जो टेंशन है वो अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर
इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं। तो ए ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें तो ए इज मूविंग अपवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लिया, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो टी ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर होगा, तभी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, टी माइनस 12 इज इक्वल टू एम ए, तो ये हो जाएगा 0.12 ए, देन टी वुड बी इक्वल्स टू 12 प्लस 0.12 ए, ये क्वेश्चन 1 हो गया। इसी तरह से बी ऑब्जेक्ट को देखें, बी ऑब्जेक्ट जो है इट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव कर लें, स्क्रीन के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट बी नजर आ रहा होगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, तो t would be equals to 20 minus 2a. This would be equation number 2. इन दोनों को इक्वेट कर लें तो ये आ जाएगा 12 plus 0.12a is equals to 20 minus 2a. इसको लेफ्ट पर ले आइए तो 2.12a हो जाएगा और 20 minus 12 8 हो जाएगा। बेटा बताइए ये कितना आ रहा है? 3.77 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर इसी में भी डालकर टी निकालिएगा प्लीज। uh, 12.5 4.5 आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है 12.5 12.5 ओके 12.5। अच्छा जी, अब जरा देखें क्या करें, ये समझ में आ गया, तो बेसिक पार्ट है ना, बार बार हम करते रहे। अब देखें पार्ट 2 में जो एनर्जी का क्वेश्चन है, वर्क डन का भी क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी का भी क्वेश्चन है, सब चीजें मिक्स होगी, इसीलिए मैंने करवा दिया। ये कह रहे हैं फाइंड फॉर द फर्स्ट 1.5 मीटर्स ऑफ एज मोशन। अब ए ऊपर जा रहा है, तो ए की कौन सी मोशन जिसके अंदर वो 1.5 मीटर्स ट्रेवल करता है, ठीक है, ए यहाँ पर आता है एंड दैट डिस्टेंस इज 1.5 मीटर। अज्यूम कर लेते हैं कि ए 1.5 मीटर में वहां तक पहुंचता है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, एज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट इसको बंद कर, गया 1.5 के ऊपर। अच्छा, ए का मास कितना था 1.2, ए का मास था 1.2, बस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ये हो गया पार्ट 2 का ए, ठीक है। पार्ट 2 के ए में आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है mgh, तो मास हो गया 0.12 और नहीं 0.12 नहीं 1.2 1.2 मल्टीप्लाई बाय जी हो गया 10 और हाइट है आपके पास 1.5, ठीक है। बताइए बेटा कितनी पोटेंशियल एनर्जी में 18 जूल्स, ठीक है। साउंड को हल्का करो, बहुत तेज हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं पार्ट बी में क्या पूछा है उसने। पार्ट बी में कह रहे हैं कि फाइंड द वर्क डन ऑन ए बाय द टेंशन इन द स्प्रिंग। ज़ाहिर है टेंशन ही से ऊपर ले जा रही है, तो कह रहे हैं टेंशन कितना वर्क डन कर रही है वो निकालना है। तो टेंशन फोर्स कितनी थी 12.5, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है वो टेंशन है, तो टेंशन की वैल्यू थी 12.5 और डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कितना किया 1.5, तो ये निकालिए 18.75। एक मार्क के क्वेश्चन है, जूल, ठीक है। वर्क की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब ए की जाहिर स्पीड में भी कह रहे हैं कि चेंज आया होगा, तो वो गेन भी आपको मालूम करना है, ठीक है, कि कितना गेन हुआ है। तो ए ने पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर ली है, वर्क डन भी हो गया, तो ए की काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हुआ ये मालूम करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताई थी एक इक्वेशन, वर्क एनर्जी इक्वेशन, अगर आपको याद हो तो क्या बताया था बेटा? अगर आपको याद हो कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए, है ना, 2 पॉइंट ले लेते हैं,
plus kinetic energy at A plus work done by engine is equal to potential energy at B, kinetic energy at B plus work done against resistance. तो यहाँ पर देखें तो जब ये इधर है तो देखिएगा 2 पॉइंट में कौन से ले रहा हूँ, एक ये पॉइंट ले रहा हूँ तो इस जगह हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी भी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा है तो हाइट भी गेन कर ली है और एक्सेलेरेशन की वजह से इसमें स्पीड भी है, इसके अंदर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हम इस जगह पर और इस जगह पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि हाइट 0 है, रेस्ट में था इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, वर्क डन बाय इंजन ये भी 0 है क्योंकि इंजन ने कोई काम नहीं किया, नहीं इंजन ने काम किया ना, यहाँ पर हमारे पास कितना काम किया इसने, इंजन तो नहीं है खैर लेकिन टेंशन फोर्स ने काम किया है, तो वो है आपका 18.75। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी 18 जूल ऊपर पहुंचने के बाद, काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करनी है और वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना आया, दैट इज 18.75 में से 18 माइनस कर दें तो यह आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी में गेन। इसमें कोई बेटा लॉजिकली मसला तो नहीं है? नहीं। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो स्टोरी है वो कह रहे हैं बी हिट्स द फ्लोर 1.6 सेकेंड आफ्टर ए इज रिलीज्ड। अच्छा, बी यहां से नीचे आया इस जगह पर और इसने यहां से यहां तक पहुंचने में 1.6 सेकेंड का टाइम लिया है, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में। बी कम्स टू रेस्ट विदाउट रिबाउंडिंग एंड द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। जब ये यहां पर बी टकराता है तो ए ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाती है, ठीक है, और जाहिर है ए जो है वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और उसके बाद वापस अपनी जगह पर आएगा और हैंग होकर लटक जाएगा, ठीक है। कह रहे फाइंड द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट देन द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक अंटिल इट बिकम्स टॉट अगेन। कह रहे हैं कि जब ये बी नीचे आएगा 1.6 सेकंड के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ होगा और थोड़ा सा ए ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग जो है ना इस तरह से स्लैक होगी और फिर थोड़ी देर के बाद जाहिर सी बात है कि स्ट्रिंग जो है वो वापस, ये वाली स्ट्रिंग नहीं होगी, वो एक मिनट मैंने जगह गलत बना दी लेकिन चीज सही है कि स्ट्रिंग यहाँ पर जो है ना वो स्लैक होगी ऐसे करके, क्योंकि बी नीचे आकर रिबाउंड नहीं हो रहा और ए ऊपर जा रहा है, तो ए जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ तक पहुंचेगा तो ये ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है वो स्लैक होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये दोबारा से अगेन टॉट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर में जाने में और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना। फाइंड द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक एंड अंटिल इट बिकम्स टॉट अगेन। अब देखो इस जगह पर इसका टाइम हमें मालूम है 1.6 सेकेंड है, तो हम पहले ये देखते हैं कि इस जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और वही वेलोसिटी इस जगह पर भी होगी, पहले वो निकालते हैं। तो ये वाली वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूँ, तो टाइम मुझे मालूम है और वेलोसिटी इसका मतलब u वेलोसिटी यहाँ पर 0 थी, b की ये भी मालूम है, u भी मालूम है, v भी मालूम है, एक्सेलेरेशन भी मालूम है और टाइम भी मालूम है। तो मैं आराम से 2s लगा सकता हूँ मेरे ख्याल में। तो मैं यहाँ पर पार्ट 3 में अप्लाई कर रहा हूँ 2as, b के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, याद रखिएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो a जो है 3.77 नहीं, मगर इसके अंदर हमें s तो मालूम ही नहीं है, ये नहीं लग सकती, और कौन सी लग सकती है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये लग सकती है। तो u हो गया 0, a हो गया 3.77, टाइम हो गया 1.6। जी बेटा 6.032। 6.032 ये कौन सी वेलोसिटी है जिससे b जो है
वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा। अच्छा, जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी उस वक्त वो इस ए की वेलोसिटी यहाँ पर होगी, यानी ये कितना हो गया 6.032, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 6.032 होगी और यहाँ पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल फाइनली क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी, ठीक है। ऐसा ही है, और जाहिर है ये इनर्शिया की वजह से क्या होगा, तो जी की वैल्यू कितनी हो रही होगी, -10। तो अब हमें यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम मालूम करना है। तो हमें क्या क्या मालूम है, अगेन हम देखते हैं। अच्छा, ये हमने बी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया था और ये हम ए ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v हो गया 0 और u हो गया 6.032 और g हो गया -10। टाइम निकालेंगे तो ये आ रहा है 0.6032। इसका मतलब यहां से यहां तक जब स्ट्रिंग स्लैक हुई है तो ये जो टाइम है, ये ऊपर तक पहुंचने में ये टाइम लग रहा है 0.6032। तो ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो आप इसको टोटल कर दें, डबल कर दें। नाउ टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 0.6032 सेकेंड। जी बेटा, टाइम बताइए कितना आ रहा है। 1.2 1.2, ठीक है, सेकेंड। जी बेटा बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन था, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था। तो इसमें ना वो आपको 2 क्वेश्चन मैंने इस तरह से करवाए, जिसके अंदर फिर मैं यहां पर गया, जब तक एक्सेलरेशन ए बी था, लेफ्ट वाला ए था, ए देखें, ए पहले बिल्कुल यहां पर था, ठीक है। फिर मैं यहां पर गया, जब तक एक्सेलरेशन ए चल रहा था ना, जो भी एक्सेलरेशन हमने निकाला था, और फिर जब बी यहां पर स्ट्राइक हो गया तो ए थोड़ा सा इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा। अब जब ये ए ऊपर गया होगा तो उस वक्त जो है वो यहाँ वाली जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हुई होगी। तो जितना जाने में टाइम लगा होगा उतना ही क्या होगा, आने में भी टाइम लगा होगा, ठीक है। ये टाइम मालूम किया है। 1 सेकंड वेट कीजिएगा। हेलो, टाइम सेम लगेगा। जैसे एक बॉल है ना, एक बॉल को आप ऊपर की तरफ उछाल दें और लेट्स से कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 5 सेकंड लेती है, तो ऊपर से नीचे आने में भी वो 5 सेकंड ही लेगी, अनटिल अनलेस की रेजिस्टेंस ना हो। अगर रेजिस्टेंस होगी तो फिर वो नहीं होगा। लेकिन अभी ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें क्योंकि वेट डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रही होती है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफ एयर होती है वो नेग्लिजिबल होती है, तो उससे कोई कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में जब शॉट लगता है, हम देखा वो बहुत हाई पर जाकर, और फिर जब कोई कैच पकड़ रहा होता है तो वो इधर उधर हो रहा होता है। उसकी वजह ये कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो बॉल को इधर उधर कर रही होती है फोर्स से। तो कभी फील्डर समझता है कि राइट पर आएगी तो मालूम है वो लेफ्ट पर जाकर गिर जाती है, कभी इसको समझ रहा होता है लेफ्ट पर आएगी तो राइट पर जाकर गिर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में तो एयर रेजिस्टेंस प्ले करती है। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पुली से अटैच्ड है और वेट डिफरेंस की वजह से बेटा मूव कर रहे हैं, लिहाजा इसकी वजह यह है कि वो एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। and Q of masses 0.2 kg and 0.5 kg respectively, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट के masses हैं, are connected by a light inextensible string. The string passes over a smooth pulley at the edge of a rough horizontal table. Table rough है, इसका मतलब there would be a friction. P hangs freely and Q is in contact with the table. A force of magnitude 3.2 Newton acts on Q, नजर भी आ रहा है डायग्राम में, upward and away from the pulley at an angle of 30 degree to the horizontal. The system is in limiting equilibrium with P about to move upward. System limiting equilibrium में, तो आपको शायद याद हो, मैंने forces and equilibrium के चैप्टर में आपको बताया था कि जब limiting equilibrium होता है तो F max जो है, यानी maximum friction force जो होती है वो applicable होती है, and that is equal to mu r. Find the coefficient of friction
बिटवीन क्यू एंड द टेबल। आपने जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। अब देखें इसके अंदर एक बात तो तय है कि ये जो ऑब्जेक्ट P है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो वेट है वो है आपके पास 0.2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 2 न्यूटन, और जो टेंशन है वो अपवर्ड होगी। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है लिहाजा टेंशन और 2 न्यूटन फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक बात तो ये हो गई। अब अगर हम Q के ऊपर फोर्सेस को बनाएं तो Q के ऊपर एक फोर्स हो गई टेंशन की, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, 2 न्यूटन है। एक इस ऑब्जेक्ट Q का खुद अपना वेट होगा बेटा, वो कितना है 0.5 kg, तो 5 न्यूटन फोर्स हो जाएगी। और दूसरा इस सरफेस का रिएक्शन होगा, आपको पता ही है ये U है, और ये जो फोर्स है आपके पास 3.2, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये होगा। 3.2 साइन 30 हो जाएगा बेटा, और ये जो है वो 3.2 cos 30 हो जाएगा। और ये P इज अबाउट टू मूव अपवर्ड, तो P अगर ऊपर जा रहा होगा तो Q कहां जा रहा होगा, राइट पर। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहां होगी, लेफ्ट के ऊपर। ठीक है, ये सारी फोर्सेस हमने ड्रॉ कर ली। अब हम इसके ऊपर पार्ट 1 के ऊपर सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहा हूं बेटा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो आर जो है ऊपर हो गया प्लस 3.2 साइन 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आर बताइएगा बेटा कितना आ रहा है, $3.4. 3.4। ठीक है, हाँ बिल्कुल 3.4 होगा, क्योंकि 1.6 है, 3.4 होगा। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अप्लाई कर देते हैं बेटा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो राइट पर जो फोर्स है दैट इज 3.2 cos 30, लेफ्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है बेटा विच वी हैव टू फाइंड आउट, एंड द 2 न्यूटन दैट इज अ टेंशन। तो फ्रिक्शन निकालें बेटा, 3.2 cos 30 माइनस 2, 0.771. 0.771। ओके, और F कितना होता है, म्यू आर, तो R इज 3.4, तो म्यू बताइए बेटा कितना आ रहा है, 0.247. सॉरी 0.240। 240. ठीक है, बताइए इसमें कोई मसला तो नहीं है, समझ में आ गया। असल गेम जो है वो किसका था, फोर्सेस को रिजॉल्व करने का। फोर्सेस को आपने रिजॉल्व करना। 0.227. अच्छा, बताएं बेटा माना। 7. 227। ठीक है, अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया आपको। देखें 6 मार्क्स से कितनी सी वर्किंग थी, सारा जो कंसंट्रेशन इसके लिए था कि फोर्सेस को आप रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब करें द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3.2 न्यूटन इज नाउ रिमूव्ड। अब ये जो फोर्स है 3.2 न्यूटन ये आपने हटा दी, एंड P स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड। दायरे 3.2 फोर्स इसे रोक रही थी, ऊपर ला रही थी, अब ये हटा दी, तो ये अब नीचे जा रहा है, P नीचे जा रहा है। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आपको एक्सेलेरेशन और टेंशन निकालनी है। तो पहले तो ये बताइए कि P ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पार्ट 2 में अगर हम बात करें P ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड नाउ P इज मूविंग डाउनवर्ड। बेटा डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसका मतलब वेट जो है वो अब ज्यादा हो गया है और टेंशन जो है वो कम हो गई। और ये A ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा F इज इक्वल टू MA। तो ये हो जाएगा 2 माइनस T इज इक्वल टू MA। अच्छा, मास तो हमें गिवन था ना,
मास कितना था बेटा? पी ऑब्जेक्ट का 0.2 था। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 0.2a इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम Q ऑब्जेक्ट को देखें तो Q ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स खत्म हो गई, ये वाली जो फोर्स है ये खत्म हो गई। अच्छा, इसका मतलब R भी चेंज हो जाएगा, R होगा, वेट होगी। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स फिर कहाँ होगी? ऑब्वियस सी बात है कि अब ये राइट पर जा रहा है, सॉरी लेफ्ट पर जा रहा है क्यों, तो फ्रिक्शन फोर्स अब इसके ऑपोजिट होगी, यानी यहाँ पर होगी। अच्छा, ये वाली फोर्स भी हट जाएगी, ये वाली, ठीक है, और ये 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहले हम R निकाल लेते हैं। तो R किसके इक्वल होगा? R डायरेक्टली किसके इक्वल होगा? 5 न्यूटन के, यानी वेट के बराबर होगा। अब सिग्मा F इज इक्वल टू एम ए लगाएं तो 2 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम ए हो जाएगी। तो अगर हम बी ऑब्जेक्ट की बात करें तो बी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फ्रिक्शन है राइट साइड का, ब्लिप से बनाते हैं, फ्रिक्शन है बेटा राइट साइड का और टेंशन है लेफ्ट साइड। तो यहां पर हमारे पास इट इज मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करते हैं, तो ये पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। फ्रिक्शन फोर्स होती है म्यू आर, तो म्यू हमने ऊपर मालूम किया था 0.227, मास कितना था? 0.5 और एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है, तो T हो जाएगा इक्वल टू 0.5a प्लस 0.227, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेट कर दें तो 2 माइनस 0.2a इज इक्वल टू 0.5a प्लस 0.227। टेंशन कितनी आ रही है? One point 755. 1.755। जी। अच्छा, तो तक में 1.76 कर सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। अच्छा, इसमें बताएं कोई मसला तो नहीं है? समझ में आ गया? तीन क्वेश्चंस थे, तीनों इंक्लाइंड प्लेन, तो वो मैं जरा आज से करेंगे। जी बेटा बताइए, आप लोगों को समझ में आ गई? 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए इंक्लाइंड प्लेन के, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन के कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के। इससे ये फायदा हुआ कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन भी आपका रिपीट हो गया और एनर्जी भी इसके अंदर आ गई। अब हमारे पास इसमें सिर्फ 2 चीजें रह गई, तो वेंसडे को इंशाल्लाह जो आप लोगों की फिजिकल क्लास होगी तो उसके अंदर मैं वो सारी करवा दूंगा। एक इंक्लाइंड प्लेन का करवा दूंगा आपको, और मेरे ख्याल में यही रह गया, एक इंक्लाइंड प्लेन का रह गया और कुछ भी नहीं रह गया इसके अंदर। तो बाकी सब समझ में आ गया। नमीर क्या कह रहे हैं कि सर पार्ट 1 में टी को कंसीडर क्यों नहीं किया? पार्ट 1 में बेसिकली टी को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? किया है ना? किया तो है बेटा उसके अंदर। असल में हम तो फ्रिक्शन फोर्स और ये सब मालूम कर रहे थे पार्ट 1 में। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ आप क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। पार्ट 1 में पहले हमने रिएक्शन निकाला और ये देखिए ना, ये वाली जो 2 न्यूटन जो लिखी हुई है, टेंशन ही तो है। ये चेक करें, यहाँ पर जो 2 न्यूटन लिखी है टेंशन ही तो है,
टेंशन इस तरह से निकाली ना कि जब ये P के ऊपर निकाली वही T के ऊपर आ गई, है ना मीर? ये जो लिखा हुआ ना 3.2 cos 30 माइनस f माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इंशाल्लाह आप लोगों की वेंसडे को मैं इसकी क्लास लूंगा, तो ये चैप्टर इंशाल्लाह फिनिश करवा दूंगा। आप सब लोग जो है ना वो टॉपिकल पास पेपर जिनके पास है वो लेकर आइएगा, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है जो कि हमारे पास मोमेंटम का है। तो अब क्योंकि अगले वीक से ही मेरे ख्याल में शायद अगर पेपर नहीं स्टार्ट होते तो मंडे या वेंसडे को मैं बीच में इससे पहले क्लास रखकर फ्राइडे सैटरडे संडे में मोमेंटम भी आपको करवा दूंगा। लेकिन मोमेंटम में आपको मॉक में नहीं दे रहा, मॉक में सिर्फ वर्क एनर्जी इक्वेशन तक, यानी 4 चैप्टर शामिल है हमारे पास, काइनेमेटिक्स, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं कि सर फ्रिक्शन चेंज नहीं होगी पार्ट बी में। बेटा फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रिक्शन डिपेंड करती है म्यू आर के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जब ये वाली फोर्स हट गई तो आर चेंज हो गया। आप देखिए मैंने आर चेंज करके निकाला हुआ है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर देखिए, ये फिर मैंने चेंज किया है इसको कि टेंशन भी चेंज हो गई यहाँ पर और फ्रिक्शन भी जो है वो म्यू 227, और फ्रिक्शन में आर को मैंने देखिए चेंज कर दिया था क्योंकि अब आर जो है वो वेट के बराबर था डायरेक्ट 5 के। तो यहाँ पर देखिए मैंने चेंज कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर, तो आर चेंज हो गया। अच्छा अब क्या कह रहे हैं भाई सर हमारी क्लास मंडे को हो सकती है, हमारा पेपर नहीं है शायद, वी विल कंफर्म ऑन वेडनेसडे। जी इंशाल्लाह अगर मंडे को हो सकती होगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मंडे वाली क्लास भी चाहिए होगी, ये 2 से 3 क्लासेस चाहिए होंगी मोमेंटम को करवाने के लिए, ठीक है। तो बाद वो वेडनेसडे को मिलकर बात करते हैं इंशाल्लाह। कल मैं फिलहाल क्लास आपकी नहीं रख रहा, कल किसी और बच्चों की क्लास रख देता हूँ ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए और क्वेश्चंस करने का, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।